अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट आज जो है वो एक्सरसाइज 9.3 करेंगे। इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है और इसके अंदर थ्योरम्स हमने करने हैं। तो आज जो है तीनों के तीनों सवालात भी आपको कराऊंगा इसी वीडियो में। और जो थ्योरम 9.1.3 दिया हुआ है ये थ्योरम भी आपको समझाऊंगा ताकि आपको समझने में और याद करने में जो है आसानी रहे। ठीक है, तो आपसे मैं यहाँ कहूँगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कीजिएगा और अगर बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब आ जाए अपने थ्योरम को समझते हैं और देखते हैं कि थ्योरम में हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो थ्योरम जो है मैं आपको बुक से ही समझाऊंगा। तो जो बुक में आपको थ्योरम दिया हुआ है वही मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा और बताऊंगा कि इसमें हमें करना क्या है। चलें, अब आपको जो है ये थ्योरम नज़र आ रहा होगा। तो इसको जो है हमने समझना है और इसको देखना है। देखें, इससे पहले वाला जो थ्योरम था थ्योरम 9.1.2 तो ये करा दिया था। तो आज जो थ्योरम है 9.1.3 और इससे पहले की जितनी भी एक्सरसाइज है ना वो भी करा दी हैं, तो वो भी देख लीजिएगा। अगर नहीं देखिए तो लिखिएगा एक्सरसाइज 9.1 न्यू मैथ बुक एमएफ इंग्लिश सेंटर, और 9.2 दिखनी है तो 9.2 लिख दीजिएगा, तो वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। इन अ कॉरिस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स इफ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट to the corresponding three sides of the other, the two triangles are congruent। देखें यहाँ पे क्या बात की जा रही है। कॉरिस्पॉन्डिंग का मतलब होता है आपस में जो मुताबिकत रखती हों, यानी एक जैसी साइड्स। अब एक जैसी साइड कौन सी होगी कि ए बी, तो यहाँ पर जो एक जैसी होगी ना दूसरे ट्राइंगल में वो डी ई होगी। देखें ए बी भी दिखने में डी ई जैसी ही है। ठीक है, आप देख सकते हैं ना कि जैसी साइड ए बी है वैसी ही साइड डी ई है और जैसी साइड बी सी है वैसी ही ई एफ है। तो इसमें ये कह रहे हैं कि ये जो तीनों साइड्स है ना, यानी ए बी सी और डी ए, ये कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट यानी सेम शेप की है, सेम साइज की है। यानी कि अगर आप ए बी निकालेंगे तो वो डी ई के बराबर आएगी और ए सी निकालेंगे तो डी एफ के बराबर आएगी। ठीक है, और अगर बी सी निकालेंगे तो वो ई एफ के बराबर आएगी। यानी ये तीनों साइड इस वाली तीनों साइड्स के बराबर होंगी। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट और कॉरिस्पॉन्डिंग का मतलब मुताबिकत रखना, एक जैसी होना। ठीक है, तो अब इसमें कह रहे हैं कि ये जो आपके पास ट्राइंगल है ना ये कॉन्ग्रुएंट है। यानी आपने प्रूफ क्या करना है कि ट्राइंगल ए बी सी जो है, यानी ये ए बी सी वाला जो ट्राइंगल है ये डी ई एफ के कॉन्ग्रुएंट है। तो फिर आपके यहाँ पर जहन में बात आएगी कि सर जब हमारे पास ये ए बी सी डी ई एफ कॉन्ग्रुएंट है तो फिर ये मतलब हमें ऊपर सवाल में भी कह दिया, तो फिर हम जो है वो ये नीचे वाला ट्राइंगल क्यों बना रहे हैं ई जी एफ। तो देखें यहाँ पर आपको सिर्फ इन्होंने कहा है कि कॉन्ग्रुएंट है, किस तरह से है ये आपने प्रूफ करके बताना है। अब मैं कहूँ कि इस्लामाबाद जो है वो पाकिस्तान का कैपिटल है। ठीक है, ये मैंने बात कर दी। अब मैं आपसे बोलूँ कि ये बताओ वो किस तरह से कैपिटल है, तो आपने मुझे बताना पड़ेगा कि ऐसी क्या चीज़ें हैं इस्लामाबाद में जो कि इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल बन पाता है जिस तरह से। यानी उधर पार्लियामेंट है, उधर जो है वो वज़ीर आज़म हाउस है, उधर सुप्रीम कोर्ट है और मुख्तलिफ चीज़ें हैं वहाँ पर जहाँ से पूरे मुल्क का निज़ाम चलाया जाता है, तो इसीलिए वो कैपिटल माना जाता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर भी ये चीज़ बतानी है कि अगर ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है डी ई एफ के तो किस तरह है। तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास डी ई एफ है ना उसी जैसा एक और ट्राइंगल नीचे बनाएंगे। अच्छा, ये ई एफ जी ये हमने खुद बनाया है। ठीक है, अब क्या क्या चीज़ें हैं एक एक करके आपको डिटेल में समझाता जाऊंगा, इंशाल्लाह बात अच्छी समझ में आ जाएगी। तो गिवन क्या है, आपको दो ट्राइंगल दिए हुए हैं ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ, यानी ए बी सी ये वाला और डी ई एफ ये वाला ट्राइंगल गिवन है। ठीक है, ये गिवन हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ कुछ साइड्स भी गिवन है। आपको सवाल में कहा था ना उन्होंने कि ए बी डी एफ के बराबर होगी। देखिए जी, ए बी जो है वो डी ई के बराबर है, ये डी एफ नहीं है डी ई है। ठीक है, ई लिखा हुआ है, तो डी ई के बराबर होगी। साथ ही साथ कहा था कि बी सी जो है वो ई एफ के बराबर होगी, तो देखें यहाँ पर बी सी ई एफ के बराबर है। अच्छा, सेम साइड है ना, तीनों जो अपोजिट साइड है वो सेम है। अच्छा, अब इधर इन्होंने कहा आगे कि आपके पास जो ए सी है ये कॉन्ग्रुएंट होगी एफ डी कह लीजिए या डी एफ कह लीजिए, बात एक ही है, तो डी एफ के बराबर होगी। देखें यहाँ पे बराबर है, कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा, प्रूफ क्या करना है कि ये ट्राइंगल ए बी सी जो है ट्राइंगल डी ई एफ के बराबर है। तो चलें अब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन यानी ये वाला ट्राइंगल खुद से बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे देखते हैं। सपोज बी सी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द थ्री साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल जी ई एफ
सच दैट, तो आपको कहा जा रहा है कि आपने जो है अब ट्राइंगल बनाना है GEF। अब GEF ट्राइंगल कौन सा है? ये जो आपको नीचे नजर आ रहा है GEF, ये ट्राइंगल है, ठीक है। अच्छा, तो पॉइंट G, यानी ये जो पॉइंट G है हमने इसके ऊपर एंगल बना लिया। यहाँ पर एंगल क्यों बना रहे हैं? क्योंकि ऊपर भी हमारे पास एंगल हैगा। अच्छा, अब आ जाते हैं, तो हमारे पास जो एंगल E है, देखें मैंने आपको पहले भी ये बात समझाई थी कि जब इस तरह लिख के दिया हुआ ना कि FEG, तो इसका मतलब ये होता है कि जो चीज बीच में है ना उस पर एंगल बन रहा है। अब E बीच में ना, तो बीच E पर एंगल बन रहा होगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास ये E है, ये जो E वाला एंगल है ये इसके बराबर है। अब ये किस तरह से इसके बराबर है? क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होंगे ना, तो ये एंगल E और एंगल B आपस में बराबर है। अच्छा, तो साथ ही साथ एक और चीज देख लीजिए कि EG, यानी ये जो EG है आपके पास, EG ये कॉन्ग्रुएंट है आपके पास AB के, ठीक है, क्योंकि यही ट्राइंगल हमने नीचे ड्रॉ करा है। ये ऊपर वाले ट्राइंगल को ही नीचे हमने उलट करके मिरर इमेज बना ली है, यानी उल्टी इमेज बन रही होगी। इसको दोबारा रख लेंगे तो फिर एक ही ट्राइंगल नजर आएगा। चलें, ये जहां तक तो आप समझ गए और डिटेल में मैंने आपको बात समझा दी। चलें, अब आ जाते हैं, हम अपने कंपैरिजन कर रहे हैं ट्राइंगल ABC, यानी ये वाले ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल के अंदर हम कंपैरिजन करेंगे। ये जो बीच वाला साइन है मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं? ताकि हम पता कर सकें कि कौन सा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है और कौन सा ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। वैसे तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ही आएंगे। तो BC कॉन्ग्रुएंट है आपके पास, यानी ये BC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है EF के। अब ये आपको गिवन था, कैसे गिवन था? यहाँ देखें, यहाँ पर ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया था कि ये जो BC है EF के कॉन्ग्रुएंट है। तो इस और इस ट्राइंगल को देख रहे हैं ना, तो ये चीज कॉन्ग्रुएंट आ गई, ठीक है, जो कि हमें दी हुई थी पहले से। अच्छा, एंगल B एंगल E के, देखें यही चीज ऊपर लिखी हुई है ना, यही चीज ऊपर लिखी हुई है। ये भी आपको कंस्ट्रक्शन से पता चला। कंस्ट्रक्शन से कैसे पता चला? कि हमने इस ट्राइंगल को बनाया था, हमने इस ट्राइंगल को खुद बनाया था। अच्छा, AB जो है वो कॉन्ग्रुएंट है EG के या GE के, तो ये आपके पास AB आ गया, ये कॉन्ग्रुएंट है आपके पास GE के इसके। अब कैसे कॉन्ग्रुएंट है, अब ये बात समझ में आती है, ये बात हमने पूछनी है। देखें ED जो है ना, ये कॉन्ग्रुएंट था BA के या AB के। ये हमें ऊपर कह दिया था कि तीनों साइड जो आपस में बनी हुई है वो कॉन्ग्रुएंट है, यानी ये इसके कॉन्ग्रुएंट, ये वाली साइड इसके कॉन्ग्रुएंट और ये वाली साइड इसके कॉन्ग्रुएंट है। तो इसी तरह से हमने DE को देखकर जो है ना वो EG बनाया है। तो जिस तरह से DE कॉन्ग्रुएंट था ना AB के, इसी तरह से AB कॉन्ग्रुएंट होगा EG के, क्योंकि हमने उसको देखकर इसे बनाया है। यानी अगर DE 5 सेंटीमीटर का था ना, तो EG भी हमने 5 सेंटीमीटर का बनाया, तो इसलिए कंस्ट्रक्शन लिखेंगे कि हमने उसको देखकर ये बनाया। तो अब आप देख सकते हैं कि दो साइड्स बराबर आ गई हैं हमारे पास। ये पहली साइड हो गई, ये दूसरी साइड हो गई, तो और एक एंगल बराबर आ गया, तो SAS पोस्टुलेटेड लग गया। यानी ये जो ABC है ये कॉन्ग्रुएंट है हमारे पास किसके? E या GEF के ट्राइंगल के, यानी ये दोनों तो आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। और ये अब प्रूव करना है कि ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है। चलें आगे देखते हैं। तो अब हमारे पास जो आगे दिया हुआ है AC, यानी ये AC है, ये AC जो है वो GF के बराबर आ गया, ठीक है। GF कह लीजिए या FG कह लीजिए, बात एक ही होगा। अब फिर वही बात हो गई कि सर ये AC कैसे कॉन्ग्रुएंट हो रहा है GF के। देखिए आपको ये बात पता थी कि DF, ये यहाँ पे देखें आप, DF कॉन्ग्रुएंट है AC के, तो यही DF को देखकर मैंने GF बनाया था या इसमें बनाया गया था। तो इसी तरह से ये भी कॉन्ग्रुएंट आ गया, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ बाय द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। चलें, अब ये तो हमारा हो गया, हमने इस ट्राइंगल को इसके पूरे कॉन्ग्रुएंट देख लिया। अब आ जाते हैं एक और चीजें देखते हैं। तो DF, हमारे पास जो DF है, यानी ये वाला DF ये कॉन्ग्रुएंट है AC के, हमें ये गिवन था, ये रहा। ये मैंने किस तरह से गिवन था मैं आपको बता चुका हूं पहले ही। ये देखें DF कॉन्ग्रुएंट है CA के, ठीक है। देखें यहाँ पर जरूरी नहीं है कि AC ही लिखें, यानी आप बोलेंगे कि सर AC लिखना चाहिए था। देखें CA भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, बस CA से मुराद यही लाइन होगी और कोई लाइन नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब आगे देखते हैं। अच्छा, एंगल 1 एंगल 3, देखें आपको ये बात पता है कि ये ट्राइंगल इसके भी कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि इसी ट्राइंगल को देखकर हमने इससे बनाया है। तो जब भी दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके अपोजिट एंगल जो होते हैं वो बराबर होते हैं, उनके अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। तो इसी तरह से ये एंगल 1 के अपोजिट एंगल कौन सा है, यानी बिल्कुल सामने कौन सा एंगल बन रहा है? एंगल 3। तो एंगल 1 एंगल 3 के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट है। देखें अपोजिट साइड्स एंगल, यहाँ लिखा हुआ है अपोजिट साइड्स एंगल,
ठीक है, अपोजिट साइड्स एंगल। और फिर हमें ये बात तो पता ही है ई जी कॉन्ग्रुएंट है बी ए के, जो कि पीछे ही हम देख चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला पेज हो गया। चलें नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। अब ये होगा कि बार बार मुझे यहाँ से पेज घुमाकर आपको दिखाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा चीज़ों को। चलें, अब जो है हमने यहाँ पर जो है यहाँ पर एंगल्स को भी देखना है। तो एंगल टू के अपोजिट एंगल कौन सा बन रहा है? एंगल 4। यहाँ देखें, एंगल 2 के अपोजिट एंगल कौन सा बन रहा है? एंगल 4। तो यानी एंगल 2 एंगल 4 के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, चलें, तो पीछे जो बात बताई थी वो याद रखिएगा। तो डी एफ और ई एफ भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि एंगल कॉन्ग्रुएंट हो तो साइड भी कॉन्ग्रुएंट होंगी। चलें, अब देखें यहाँ पर कि अगर 1 को 2 में ऐड कर देंगे, यानी एंगल 1 को एंगल 2 में ऐड कर देंगे, इधर देखें ये रहा, एंगल 1 को एंगल 2 में ऐड कर देंगे तो कौन सा एंगल मिलेगा? डी। एंगल 3 को एंगल 4 में ऐड कर देंगे तो कौन सा एंगल मिलेगा? जी। तो हमारे को पहले ही पता है कि 1 बराबर है 3 के, 4 बराबर है 2 बराबर है 4 के। तो ये वाला जो एंगल है ना पूरा डी एफ के कॉन्ग्रुएंट होगा। ये देखें, ये डी के सामने कौन सा एंगल बन रहा है? जी। तो ये जो डी एंगल है ना जी के कॉन्ग्रुएंट है। और इन दोनों के जो हमने वैल्यू निकाली है ना, डी को अगर इनको ऐड कर दें, एंगल 1 को एंगल 2 को, और जी को ऐड कर दें एंगल 3 को एंगल 4 को, तो ये एडिशन प्रॉपर्टी कहलाएगी। यानी ऐड करके चीज निकाल रहे हैं हम। ठीक है, ऐड करके चीज निकाल रहे हैं। तो चलें अब आगे बढ़ते हैं। तो एंगल, अब हम यहाँ पर एक और चीज को देखें, नोट करते हैं। तो एंगल जी एंगल ए के कॉन्ग्रुएंट है, ये हम ऊपर प्रूफ कर चुके थे। कहाँ पर हमने प्रूफ किया था? यहाँ पर हम जो है वो इस चीज को प्रूफ कर चुके थे। ठीक है, आगे हम यहाँ पर देखें, इसको यहाँ हम प्रूफ कर चुके थे कि एंगल ए जो है वो एंगल जी के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो इस चीज को मैंने यहाँ दोबारा लिख दिया। इसको दोबारा क्यों लिखा? क्योंकि मैंने जो है वो ट्राइंगल ए बी सी को ट्राइंगल डी ई एफ के बराबर करना है। ठीक है, तो एंगल बी, अच्छा अब देखें यहाँ पर, आप एक चीज यहाँ पर नोट करें कि हमारे पास जी इधर भी आ रहा है, जी इधर भी आ रहा है, जी इधर भी आ रहा है, जी इधर भी आ रहा है। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी, मैंने आपको पीछे पढ़ाई थी कि जब भी दो इक्वेशन हो और दोनों इक्वेशन में सेम चीजें मौजूद हो तो उन्हें क्या करते हैं, दोनों चीजों को हम कंपेयर कर देते हैं। तो यहाँ भी देखें, डी जी इधर भी है, जी इधर भी है, जी इधर भी है, तो जी से जी कंपेयर कर दिया तो क्या बचा? वैसे तो एंगल डी और एंगल ए लिखना चाहिए था, लेकिन कोई मसला नहीं है, एंगल ए पहले लिख दिया, एंगल डी बाद में लिख दिया है। तो यहाँ देखें हमारे पास जी इधर भी था, जी इधर भी था, जी से जी कंपेयर कर दिया तो एंगल ए और एंगल बी बच गया। और ये हम प्रूफ कर चुके थे ऊपर, तो हमारा आधा प्रूफ हो गया। अब बस हमने प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल डी ई एफ के। तो चले आ जाए। तो ए बी कॉन्ग्रुएंट है डी बी डी ई के, हमें पीछे गिवन था और मैंने आपको ये बता दिया था। अच्छा, एंगल ए कॉन्ग्रुएंट है एंगल डी के, ये हम ऊपर प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया। और एंगल ए सी एंगल डी एफ के कॉन्ग्रुएंट है, ये भी हमें गिवन था, आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, कहाँ गया? ये रहा हमारा। ठीक है, ये रहा। ठीक है, कौन सा था एंगल हमारा? यहाँ पर हमारा है ए सी डी एफ के बराबर है। तो देखें ए सी डी एफ के बराबर है या एफ डी के बराबर है। ठीक है, तो ये हमने तीनों चीज़ें देख ली। तो ये क्या हो गया? ये एस पोस्टुलेटेड लग गया, और एस पोस्टुलेटेड के मुताबिक कि ये जो है हमारे पास ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है डी ई एफ के। तो किस तरह से क्या कॉन्ग्रुएंट आया मैंने आपको बता दिया कि पहले मैंने इसको इससे कंपेयर किया। ठीक है, क्योंकि ये जो है वो इसकी मिरर इमेज थी, इसको देखकर ये बनाया था। फिर जो है इसकी मदद से इसको भी चेक किया और फिर इसको इससे कंपेयर करके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो आपके सामने पहला सवाल, यानी जो पहला हमारे को थ्योरम दिया हुआ था, मैंने पूरा डिटेल में समझा दिया। अब याद करने में आपको आसानी रहेगी और समझ में आएगा कि क्या चीज़ किसके बराबर है और क्या चीज़ किसके कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अब ये 3 सवालात हैं, इन 3 सवालों को शुरू करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ लीजिएगा। अब इन सवालों को हमने शुरू करना है। तो इसका जो है थोड़ा जूम कम कर देता हूँ, मैं जूम बल्कि ख़त्म ही कर देता हूँ। ठीक है, तो चलें अब इस सवाल को शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये सवाल कैसे होगा। तो स्टूडेंट, अब जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, यानी 9.3 का सबसे पहला क्वेश्चन है, जिसमें कहा जा रहा है कि ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। देखें, आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है, मैं आपको पहले ही पीछे बहुत डिटेल में इस बात को पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, पीछे बहुत डिटेल में हमने इस चीज़ को डिस्कस कर लिया था, लेकिन यहाँ भी कर लें तो कोई मसला नहीं है। तो देखें, ये आपके पास एक ट्राइंगल है जिसको हम नाम दे देते हैं। इस ट्राइंगल की हम जो है वो नंबरिंग कर देते हैं, यानी इसको नाम दे देते हैं ए बी और ये सी। ठीक है, ये आपके पास ट्राइंगल हो गया।
अच्छा, अब कहा जा रहा है कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ बेस BC। अब मैं आपसे पूछूं इसमें बेस क्या है, तो देखें आप बोलेंगे कि सर बेस जो है वो BC है। कैसे पता चल रहा है कि यहाँ पर ये लेटी हुई भी चीज है और नीचे की तरफ बन रही है, तो यही आपके पास बेस होगी ना, तो BC ये बेस हो गई। अच्छा, मिड पॉइंट यानी जो D है ना, वो D एक पॉइंट है, ये मैंने एक पॉइंट बना दिया और ये इसे परपेंडिकुलर, ये इसे मिड पॉइंट पे कट कर रहा है। अब आपको पता है मिड पॉइंट पे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब भी कोई चीज किसी को मिड पॉइंट पे कट करती है तो आधा एक तरफ रह जाता है, आधा दूसरी तरफ रह जाता है। यानी ये B और D बराबर होगा DC के, यानी B के पास भी बराबर हिस्सा आया है लाइन का और C के पास भी लाइन का बराबर हिस्सा आ गया है। ठीक है, तो आगे देखें क्या कह रहा है, प्रूव दैट। तो आपको इन्होंने प्रूव करने का कहा है कि AD जो है वो बाइसेक्ट कर रही है, यानी यहाँ पर एक लाइन बनेगी जिसे हम AD कहेंगे। ये लाइन क्या है, पूरी AD कहलाएगी। तो ये लाइन जो है ना, ये AD बाइसेक्ट कर रही है। अब देखें, हमें नहीं पता कि बाइसेक्ट कर रही है या नहीं कर रही, हमें जो है वो थ्योरम से प्रूव करना पड़ेगा। बाइसेक्ट से मुराद है कि यहाँ पर जो एंगल 1 होगा ना, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर आएगा, क्योंकि बाइसेक्ट में आपको मैंने बताया था कि बाइसेक्ट में लाइन एंगल को बराबर दो हिस्सों में काट देती है। बाइसेक्ट में क्या करती है लाइन, कि एंगल को बराबर दो हिस्सों में काट देती है। और साथ ही साथ आपने ये बताना है कि ये जो AD लाइन है ना, AD लाइन, ये जो AD लाइन हमने बनाई है, ये BC के परपेंडिकुलर है या नहीं है। अच्छा, अगर आंखों से देखें तो हमें नजर में आ रहा है कि ये AD वाकई परपेंडिकुलर है, क्योंकि 90 का एंगल बन रहा है, ठीक है 90 का। लेकिन इसे हमें जुबान से नहीं बताना, प्रूफ करके दिखाना है। तो चले ऐसे प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले देखें हमें गिवन क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो आप एज इट इज उतारिएगा इसे अपनी कॉपी में। देखें ट्राइंगल ABC हमें गिवन है, और AB, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया है कि ये आइसोसेलस है। आइसोसेलस में आप खास कंडीशन लगती है, आपको ये बात पता है कि आइसोसेलस में हमारे पास दो साइड्स बराबर होती हैं, ठीक है, दो साइड्स आपस में बराबर होती हैं। तो ये AB जो है, AB कॉन्ग्रुएंट होगा BC के, AC के, सही है। आइसोसेलस में दो साइड्स बराबर होती है ना, तो ये AB कॉन्ग्रुएंट होगा AC के। अच्छा, और साथ ही साथ आपको एक और चीज भी गिवन है कि ये जो मिड पॉइंट है D मिड पॉइंट है, तो यानी BD, यानी D मिड पॉइंट है तो बराबर हिस्सों में कट किया होगा, जैसे मैंने आपको बता दिया था पहले कि B और D ये कॉन्ग्रुएंट है, बराबर होंगे DC के। DC लिख लीजिए या CD लिख लीजिए, मसला नहीं है, कोई भी आगे पीछे लिख सकते हैं, ठीक है। तो मिड पॉइंट है तो बराबर हिस्सों में काटा होगा। प्रूफ क्या करना है ये देख लेते हैं। तो प्रूफ पहले ही मैं आपको पढ़ के बता चुका हूँ क्या करना था, या फिर बता देता हूँ कि प्रूफ हमने करना है कि AD जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट यानी बराबर हिस्सों में तोड़ रहा है एंगल को, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, यानी AD ने बराबर काटा है एंगल A को, और एंगल D जो है वो 90 का है, यानी 90 से मुराद कि हमारे पास जो AD लाइन है, AD लाइन है वो परपेंडिकुलर है BC लाइन के, ठीक है। डिटेल में समझा चुका हूँ आपको तमाम चीज़ें। चलें अब आ जाए थ्योरम लिखते हैं इसका जल्दी जल्दी। असल में ये लाइन मैंने सीधी बनाई है, ये कैमरा थोड़ा सा कर्व है ना, तो इसलिए आपको थोड़ी सी कर्व नज़र आ रही होगी, ठीक है, अब सीधी नज़र आ रही होगी। तो ये मैंने थ्योरम लिखने के लिए यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। आप एज इट इज उतारते जाइएगा, ठीक है। यहाँ पर आइए हमारी स्टेटमेंट STATEMENT, यहाँ आ जाएगी स्टेटमेंट, यहाँ आ जाएगा रीजन REASONS, रीजन्स स्टेटमेंट्स। तो सबसे पहले हमने इधर क्या करना होगा, हमने ट्राइंगल ABD को ट्राइंगल ADC से कंपेयर करना होगा, ठीक है। तो इन देखा प्रूफ करना है ना कि हमने ये चीज़ आपस में परपेंडिकुलर है या नहीं है, तो सबसे पहले हमने कॉन्ग्रुएंट निकालना होगा इस ट्रायंगल को इसके। तो ट्रायंगल ए, ट्रायंगल का साइन बना लीजिए ए, चलें ये ट्रायंगल का साइन बना लीजिए, ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए ट्रायंगल ADC के, ठीक है, ये हमें करना है। तो सबसे पहला पॉइंट लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमारे पास गिवन क्या है हमें कि AB कॉन्ग्रुएंट है, आइसोसेलस से हमें पता चल चुका था ये, और मैं आपको समझा चुका था कि AC के कॉन्ग्रुएंट है,
ठीक है, ए बी ए सी के कॉन्ग्रुएंट और ये हमें गिवन है, आइसोसेलेस से हमने से पता किया था। और साथ ही साथ हमें एक और चीज़ गिवन थी कि ए डी, अच्छा अब ये चीज़ जो है वो नई है, ये चीज़ मैं समझा देता हूँ आपको कि ए डी कैसे बराबर है। देखिए कॉमन है दोनों ट्राइंगल में, ये लाइन सेम है, ए डी ये इस ट्राइंगल के लिए भी सेम है, इस ट्राइंगल के लिए सेम है। जब दोनों के लिए सेम है तो दोनों के लिए वैल्यू भी एक ही देगी ना, तो ये कॉमन है, इससे पता चल गया। अच्छा नेक्स्ट, बी डी कॉन्ग्रुएंट है, ऐसे इट इज लिखते जाइएगा, ठीक है, ताकि जब मैं रिमूव करूँ ना तो आप भी इसे रिमूव करके आगे लिख लें। गिवन है, ठीक है, गिवन है कैसे पता चला, क्योंकि उसने उसको मिड पॉइंट पे काटा था। ए डी यहाँ से भी इतनी होगी, यहाँ से भी डी सी इतनी होगी, क्योंकि मिड पॉइंट पे कटी थी दोनों। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया, कोई मसला नहीं हुआ, समझ में आ गया। तो आप अब यहाँ पर एक नया पोस्टुलेटेड इस्तेमाल होगा। चलें, ये ट्राइंगल सबसे पहले तो ये जो ट्राइंगल है ना ए डी, ये कॉन्ग्रुएंट आ गया ट्राइंगल, ये कॉन्ग्रुएंट आ गया है ट्राइंगल ए डी के, ए डी सी के, यानी ट्राइंगल ए डी बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट आ गया है ट्राइंगल ए डी सी के। अच्छा अब ये किस तरह पता चल रहा है हमें, ये हमें पता चल रहा है बाय एस 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 पोस्टुलेटेड, पोस्ट पी ओ एस टी यू पोस्टुलेट, ठीक है, पोस्टुलेट। देखें एस एस पोस्टुलेटेड क्या, एस 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 पोस्टुलेटेड क्या होता है, यानी ट्रिपल एस पोस्टुलेटेड क्या होता है कि अगर तीन साइड्स बराबर आ गई ना, यानी तीन साइड्स आपस में दो ट्राइंगल की बराबर आ रही हैं, जैसे कि हमने पीछे भी पढ़ा था, तो ट्राइंगल जो है ना वो आपस में, दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। यानी ये ए बी बराबर है ए सी के, ठीक है, ए डी दोनों में कॉमन, ए बी ए डी सी के बराबर है, तो तीनों अपोजिट साइड तीनों के बराबर आ गई, तो एस 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 ट्रिपल एस पोस्टुलेटेड लग गया और दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, क्या हो गए, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ये चीज यहाँ पे लिख लीजिए आप, ये मैं आगे यूज करूंगा, ठीक है, ये अलग चीज है, ठीक है, मैं कॉमा डाल देता हूँ कि ए डी बी कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है, ट्राइंगल ए डी सी के। लेकिन यहाँ पर हमें ये तो प्रूफ करने के लिए कहा ही नहीं था इन्होंने कि आप ट्राइंगल ए डी बी को कॉन्ग्रुएंट करो ए डी सी के, उन्होंने तो हमें प्रूफ करने के लिए ये चीज़ कही थी कि ए बी बाइसेक्ट है या नहीं है। तो चलें इस चीज़ को प्रूफ करके दिखाता हूँ। तो ये रिमूव करता हूँ जो मैंने लिखा है, ठीक है, तो यहाँ तक आप लिख लीजिएगा और इसके बाद अब अगला आगे मैं लिखवाऊंगा। चलें स्टूडेंट अब इससे आगे शुरू करते हैं। तो देखें हमारे पास जो एंगल, देखें अपोजिट साइड्स तो बराबर आ गई ना, इसी तरह से ये एंगल 1 एंगल 2 के भी अपोजिट है। जिस तरह अपोजिट साइड बराबर आती हैं कॉन्ग्रुएंट में, उस तरह अपोजिट एंगल भी बराबर आते हैं। ये चीज हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये एंगल 2 बराबर आ गया किसके, एंगल 1 बराबर आ गया एंगल 2 के बाय द कॉन्ग्रुएंस, यानी कॉन्ग्रुएंसी से हमें पता चल रहा है, बाय द कॉन्ग्रुएंस से हमें पता चल रहा है कि एक चीज दूसरे के बराबर आ जाएगी क्योंकि वो उसके अपोजिट है। ई एन होता है कॉन्ग्रुएंस, ई एन सी, कॉन्ग्रुएंस, बाय द कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। तो आपको ये बात पता है कि एंगल 1 एंगल 2 में अगर ऐड होगा तो टोटल एंगल ए बनेगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 ऐड होगा तो एंगल ए बनेगा। तो यहाँ पर एक बात और भी समझ लीजिए कि देखें अगर ये एंगल 1 एंगल 2 के क्या है, बराबर है, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, तो इसका मतलब ये है कि ए डी ने जो है वो बाइसेक्ट किया होगा, बाइसेक्ट्स यानी बीच में से काटा होगा एंगल ए को। ठीक है, एंगल 1 अगर एंगल 2 के बराबर आ रहा है तो इसका मतलब ये है ना कि ये जो एडी लाइन है बराबर काटेगी। अगर इसने थोड़ा सा आगे की तरफ काट दिया होता तो एंगल 1 छोटा होता, एंगल 2 बड़ा होता। अगर इसने इस लाइन ने थोड़ा सा 2 की तरफ काट दिया होता तो एंगल 2 छोटा होता, एंगल 1 बड़ा हो जाता। कभी भी कॉन्ग्रुएंट तो नहीं लिखता ना मैं इनको। तो कॉन्ग्रुएंट कैसे लिखा कि ये पहले तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है, तो इसका मतलब ये है कि अपोजिट एंगल बराबर है। ठीक है, अपोजिट एंगल बराबर हो गए। अब अपोजिट एंगल बराबर है यानी ए डी ने बीच में से काटा है उसको। ठीक है, और ये अगर मैंने यहाँ पर ये इजाफी बात लिखवा दी है कि 1 को 2 में ऐड करोगे तो ए आ जाएगा। चलें अब आ जाते हैं, एक चीज तो हमने प्रूव कर ली कि ए डी जो है वो ए डी ने बाइसेक्ट किया एंगल ए को। ये बात हमने यहाँ प्रूव कर दी कि एंगल 1 एंगल 2 बराबर आ रहे हैं यानी ए डी ने बाइसेक्ट किया है और कॉन्ग्रुएंसी से प्रूफ हुआ।
अच्छा, तो अब हमें अगली चीज कही थी कि भाई ये बता दो कि ये AD जो है ना BC के परपेंडिकुलर है, यानी ये जो एंगल D है ना 90 का आना चाहिए। परपेंडिकुलर में 90 का एंगल बनता है ना, तो ये मैंने आपकी समझ आने के लिए इजाफी लिखी थी ये चीज। चलो मैं ये लिखवाता हूँ। देखें ये जो चीजें है ना अक्सर तो याद करने के लिए दे दी जाती हैं, लेकिन मैं भी याद करने के लिए दे दूं तो ये 1-1.5 घंटा बच जाए, बस आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूं लेक्चर बना के, लेकिन ये जो है वो सही नहीं होगा, फिर आपको जो है वो बात समझ नहीं आएगी कि मैंने बताई क्या। ठीक है, तो बात समझाने के लिए, अपनी बात पूरी कन्वे करने के लिए आपको मैं ये पूरी चीज़ें डिटेल में लिखवाता हूँ। तो आपको भी चाहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर ज़रूर करा करें, क्योंकि इतनी मेहनत है, फिर बस थोड़ा बहुत जो है वो अप्रिसिएशन हमें भी मिले। लीनियर पेयर, और ग्रुप में ऐड होना चाहे तो बता दीजिएगा, 500 फीस रखी है, वहाँ भी समझाता रहता हूँ तमाम चीज़ों को। ठीक है, मैं चलें। अब ये बात तो बिल्कुल नहीं लिखती और आपको समझ भी नहीं आ रही होगी कि करा क्या है ये मैंने। चलें, बिल्कुल आसान बात है, कोई मुश्किल बात नहीं है, ये एक चीज़ है नहीं। देखिए यहाँ पर ये है कि लीनियर पेयर, लीनियर पेयर क्या है कि जब भी एक लाइन होगी, जब भी एक लाइन होगी और दूसरी लाइन उसके परपेंडिकुलर मौजूद होगी। फिर बताता हूँ कि जब भी एक लाइन होगी, या ये समझ लीजिए कि एक लाइन पर, एक स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल बन रहे हों। ये एक स्ट्रेट लाइन है ना BC, और इसके ऊपर दो एंगल बन रहे हैं। एक एंगल ये 3 बन रहा है, जिसको मैंने नाम दे देता हूँ आपको समझने में आसानी रहे, 3, और ये 4। तो जब भी ये 3 और ये 4 एंगल बन रहा हो और लाइन जो है वो स्ट्रेट हो और उसके ऊपर दो एंगल बन रहे हो, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर उन दोनों एंगल को ऐड करोगे तो वो 180 के आएंगे। फिर बताता हूँ कि एक स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर दो एंगल बन रहे हैं, तो अगर उन दोनों एंगल को आप ऐड करोगे तो लीनियर पेयर कहता है कि वो 180 के बराबर आएंगे। ठीक है, समझ गए ना कि एक स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर दो एंगल बन रहे हैं, दोनों को ऐड करोगे तो 180 के बराबर आएंगे। चलें, तो ये ट्राइंगल DB है और ये ट्राइंगल ADB है और ADC है। अच्छा, यहाँ पर आप एक चीज देखें, हमने एक चीज प्रूफ करवाई थी कि ट्राइंगल ADB जो है वो ट्राइंगल ADC के ही बराबर है। अब कोई चीज किसी के बराबर है तो हम उसकी जगह उस चीज को लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। फॉर एग्जाम्पल A = B के बराबर है, तो यहां मेरे पास है B + A, तो मुझे पता है कि A जो है वो B के बराबर है, पता है ना मुझे A B के बराबर है, तो मैं A की जगह B लिख सकता हूं। ठीक है, तो मैंने A की जगह B लिख दिया, आंसर वही आएगा जो A B को ऐड करने पर आना था। ठीक है ना, या मैं चाहूं तो दोनों A की जगह, दोनों B की जगह दोनों A भी लिख सकता हूं, क्योंकि A B तो आपस में बराबर है ना, कोई मसला नहीं है, आंसर सेम आएगा। तो बिल्कुल इसी तरह से कि ADB जो है वो ACD के बराबर है, तो ACD लिख देता हूं यहाँ पर मैं ADB की जगह। ठीक है, बहुत ईजी करके समझा रहा हूँ, इससे ज़्यादा ईजी करके समझाना पॉसिबल है नहीं, बिल्कुल टाइम देकर बिल्कुल आपको जो है वो समझा रहा हूँ। दोनों चीज़ें सेम हो गई, ADB ADC, तो क्या हो गया 2A, सेम चीज़ों को ऐड कर देते ना, और ये 180। यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, एंगल ADC डिवाइडेड बाय 180। ठीक है, चलें, इसको थोड़ा सा मुझे नीचे करना पड़ेगा वरना ये लिख नहीं सकूंगा मैं। तो ये कितना आ गया हमारे पास, एंगल ADC जो है वो ऐड होने के बाद, मतलब डिवाइड होने के बाद 90 के बराबर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं D 90 का आ गया, यानी D 90 का आ रहा है। ये AD यानी एंगल D को देखना है हमने, बीच वाला एंगल यानी D को देखना है। तो अगर एंगल D जो है वो 90 का होगा तो इसका मतलब ये है ना कि AD ने BC को परपेंडिकुलरली काटा होगा। देखें ये एंगल ये जो है लाइन BC है, ये लाइन जो है मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको बनाकर, आप बहुत अच्छी तरीके से इस बात को गेट कर लेंगे फौरन कि ये लाइन BC है। ये लाइन क्या है, BC। ठीक है, ये लाइन BC है। तो अगर एंगल जो D है वो 90 का बन रहा है, एंगल D जो है वो 90 का बन रहा है, तो इसका मतलब यही है ना कि A और D उसने परपेंडिकुलर आके काट दिया है BC को। ठीक है, तो परपेंडिकुलर काट दिया है आकर किसने, और वैसे भी आप देख भी सकते हैं, इसमें भी आपको समझ में आ रहा है परपेंडिकुलर काट रहा है। और थ्योरेटिकल कैसे, और मतलब प्रूफ कैसे करना था, थ्योरम में ये कर दिया। तो यहाँ पर ये देखें यहाँ पर ये लिखेंगे हम AD मेक्स, मेक्स यानी बना रहा है, मेक्स RT राइट एंगल, ये एंगल का साइन बनाया मैंने, ठीक है, सी नहीं बनाया, एंगल विथ BC, और ये हमने प्रूफ कर दिया ना। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, दोनों चीजें, एक चीज यहाँ प्रूफ हो गई, एक चीज यहाँ प्रूफ हो गई, विथ एक्सप्लेनेशन, कोई रट्टा नहीं लगाया, कोई रट्टा बताया भी नहीं, करवा दिया। तो उतार लीजिएगा। चलें,
सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अब जो स्टूडेंट हमारा अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो थोड़ा सा अलग है और इंशाल्लाह इसको भी डिटेल में समझाऊंगा आपको। अच्छा, इसमें दो ट्रायंगल बनेंगे, फिर वो फर्दर मजीद दो ट्रायंगल में टूटेंगे। तो देखें यहाँ पे कहा जा रहा है कि ABC एंड DBC आर टू आइसोलेसिस ट्रायंगल ऑन द सेम साइड्स ऑफ अ कॉमन बेस BC। देखें सिंपल बात है, कोई मुश्किल नहीं है कि कहा जा रहा है दो ट्रायंगल है। तो ये दो ट्रायंगल है, पहले एक ट्रायंगल मैंने बना दिया। एक ट्रायंगल जो है वो आपके पास है ABC, ठीक है, एक ट्रायंगल है। अच्छा, जो दूसरा ट्रायंगल है वो जो है आपका इस तरह बनेगा। अब आप बोलेंगे सर आपको कैसे पता चला कि इस तरह बनेगा? देखें वो इस तरह से पता चल रहा है कि आगे कह रहे हैं कि सेम साइड्स ऑफ अ कॉमन बेस, बेस कॉमन है, कॉमन से मुराद दोनों की सेम होगी। तो यहां पर आपने लिख देना है डी। तो देख रहे हैं आप, ये दूसरा ट्रायंगल बन गया DBC, पहला ट्रायंगल बन गया ABC, ठीक है। अब इस ट्रायंगल को मजीद हम एक परपेंडिकुलर लाइन बना के तोड़ देंगे। अच्छा, अब ये परपेंडिकुलर लाइन मैंने कैसे बनाई, मुझे कैसे पता चल रहा है? देखिए कहा जा रहा है कि प्रूव दैट AD, यानी ये A और D जो है आपके पास इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ BC। राइट बाइसेक्टर का क्या मतलब कि ये AB जो है ना, बाइसेक्टर मैंने आपको बताया था ना, वो दो हिस्सों में बराबर तोड़ देता है, एंगल को भी और लाइन को भी। तो ये जो AD है ना, ये BC को बराबर दो हिस्सों में तोड़ रहा है। तो आपने ये चीज प्रूव करके दिखानी है। अब कैसे प्रूव करेंगे, हमारे पास कुछ समझ आ नहीं रहा इधर। तो देखें यहाँ पर बहुत सिंपल है, पहले हमने एक ट्रायंगल सपोज करना है ABD, फिर दूसरा ACD। इनको जो है वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल प्रूफ करना है। पहले किस तरह प्रूफ करेंगे? सेम जो है वो साइड्स हो जाए तीनों तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, दो साइड सेम हो जाए, एक एंगल सेम हो जाए तो भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, दो एंगल सेम हो जाए एक साइड यानी A पोस्टुलेटेड लग जाए तो भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो उन्हीं पोस्टुलेटेड को लगाकर इसे प्रूफ करने की फुल्ली कोशिश करते हैं। तो चलिए आए, अब यहाँ पर हमें क्या कहा जा रहा है वो देखते हैं। सबसे पहले तो गिवन क्या है ये लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें मुश्किल ना हो आगे सॉल्व करने में। तो गिवन लिख लेते हैं सबसे पहले। अच्छा, ये जो है ना, ये जो मैं लिखवाता हूँ आपको, ये आपको पुरानी बुक में से या नोट्स में से नहीं मिलेगा, तो आप उसमें से देखने की कोशिश नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये जो है मैं अपने पास से लिखवा रहा होता हूँ, ठीक है। खुद बनाता हूँ, खुद चेक करता हूँ, फिर लिखवाता हूँ, तो इसीलिए ये जो है वो प्रॉपर मेरा काम होता है खुद का। तो यहाँ पर ये आपको उतार लिया करें, इसे अपने खुद के नोट्स बना लें जब तक नोट्स आ नहीं रहे। तो ये हो गया BC। और अच्छा, अब आप बोलेंगे सर आपको कैसे पता चले ये गिवन है? देखिए ये मुझे इस तरह पता चल रहा है कि इन्होंने कहा था ये कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड सेम होती हैं, यानी ये एंगल AB जो है वो एंगल AC के सेम आ गई, ठीक है। और दूसरा वाला भी आइसोसेलेस है, तो एंगल यानी ये साइड जो है वो, ये साइड है, ठीक है, एंगल नहीं है, साइड BD जो है वो साइड CD के बराबर आ गई। अब बोलेंगे सर आपको ये कैसे पता चल रहा है कि ABC जो है वो BC के बराबर है? देखें BC और BC कॉमन है दोनों ट्रायंगल में। अगर BC और BC ना हो तो ये एक ही ट्रायंगल बन जाएगा, बल्कि ट्रायंगल भी नहीं रहेगा, ये जो है वो रेक्टेंगुलर बन जाएगा। तो ये BC की वजह से ट्रायंगुलर बन रहा है, ठीक है। तो BC कॉमन है, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, प्रूफ क्या करना है? ये प्रूफ भी यहीं लिख देता हूँ, टू प्रूफ। अच्छा, प्रूफ करना है मुझे कि AD जो है वो बाइसेक्ट है। AD इज द राइट का मतलब कि 90 पे काटे, राइट बाइसेक्टर। देखिए ये राइट बाइसेक्टर का लफ्ज भी जो है ना एक अलग लफ्ज है। राइट का मतलब है कि काटे तो लेकिन 90 के एंगल पे काटे, ठीक है। तो राइट बाइसेक्टर्स ऑफ BC, यानी आपने ये चीज प्रूफ करनी है। अगर मैं इन शॉर्ट लिखूं कि AD जो है वो परपेंडिकुलर है BC के, ठीक है, और बाइसेक्टर भी हो, दोनों तरफ से सेम भी काटे। चलें आ जाए, अब हम अपने स्टेटमेंट शुरू करते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो साफ सुथरा बनाऊंगा, इंशाल्लाह आपको बात अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। ये थ्योरम लिखना शुरू करूंगा अभी यहाँ से मैं। स्टेटमेंट STATEMENTS स्टेटमेंट्स, ये N बनाता हूँ मैं, थोड़ा सा इस तरह हो जाता है, ठीक है, इसको इस तरह कर लें। अच्छा, रीजन REASONS रीजंस, ठीक है। सबसे पहले मैं ट्रायंगल कंपेयर करूंगा ABD को ट्रायंगल ACD से, ठीक है। अब ये क्यों कंपेयर कर रहा हूं? ताकि कॉन्ग्रुएंट आ जाए।
ट्राइंगल ए बी को कंपेयर किया मैंने, ये आपको बताया था मैंने, साइन ये कंपेयर का होता है, कंपेयर किया मैंने ट्राइंगल ए सी डी से, ठीक है, ए सी डी लिख लें या ए डी सी लिख लें, बात एक ही है। चले तो चले अब इसे कंपेयर करते हैं। देखें आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो हमें ये पता होगा कि ए बी ए सी के बराबर होगा, मतलब यहाँ पर जो हमारे पास ये ए बी है ये ए सी के बराबर है, ठीक है, ए बी ए सी के बराबर है। चलें इसे कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर ये हम ये बना देते हैं ओ, ठीक है। तो चलें आ जाए इसे कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि ये कंपेयर होकर हमारे पास क्या चीज़ बनता है। तो ये जो हमारे पास ए बी है, ए बी ये कॉन्ग्रुएंट है किसके, कॉन्ग्रुएंट यानी सेम शेप सेम साइज के है ए सी के, ठीक है, और ये गिवन भी है हमें, तो ये गिवन लिख देते हैं यहाँ। अच्छा अब नेक्स्ट पॉइंट में कि हमारे पास ये ए डी जो है ना ये कॉमन है, ए डी, देखें दोनों ट्राइंगल में एक ही ए डी आ रहे हैं, इसके लिए भी ए डी इसके लिए भी ए डी, तो ये ए डी जो है ना ए डी के कॉमन है, कॉमन यानी एक जैसा, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये बी डी जो है ना हमारे पास, ये बी डी इसके कॉमन है सी डी के, ठीक है, तो बी डी कॉन्ग्रुएंट है सी डी के, देख लीजिए आइसोसेलेस है तो ये, और ये गिवन भी है हमें, यहाँ पर मैंने आपको पहले लिखवा दिया था, ये भी गिवन हो गया। तो कौन सा पोस्टुलेटेड लग गया यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास तो पहले तो ये देखें कि ये ए डी जो है ना ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है आपके पास ट्राइंगल ए सी डी के, ठीक है, और ये कौन से पोस्टुलेटेड के मुताबिक हुआ, ये हुआ बाय एस पोस्टुलेटेड। एस पोस्टुलेटेड क्या कहता है कि अगर तीन साइड सेम है तो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, पोस्टुलेट, ठीक है, पोस्टुलेट हो गया हमारे पास। तो आपको पता है कि अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट आ रहे हैं तो अपोजिट साइड भी कॉन्ग्रुएंट होगी, तो 1 की अपोजिट साइड क्या है 2, तो यहाँ पर ये बात भी लिख लीजिए कि एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट हो गया है आपके पास एंगल 2 के, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है, एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट हो गया है एंगल 2 के, और ये कैसे पता चल रहा है बाय द कॉन्ग्रुएंस, यानी कॉन्ग्रुएंस से पता चल रहा है हमें कि अगर साइड आपस में बराबर है, अपोजिट साइड बराबर हैं, तो फिर अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे शायद ये हमारे आगे यूज हो जाए कहीं, एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट आ रहा है एंगल 2 के, ठीक है। तो अब इसे रिमूव करता हूँ मैं, ये जहाँ तक आप लिख लीजिएगा, अब इसके आगे हमने करना है, इसे रिमूव करना पड़ेगा, आगे जो है हमने और ट्राइंगल को आपस में कंपेयर करना पड़ेगा। तो चलें इसे रिमूव करके आगे करते हैं। तो स्टूडेंट उसके आगे से यानी इसके आगे से अब हम यहाँ करेंगे कि अब हमने कौन से ट्राइंगल को कंपेयर करना है, ये देख लेते हैं कि अब हमने कंपेयर करना होगा ट्राइंगल ए ओ, ये ओ है, देखें नुक्ता नहीं डाला था मैंने, ये ओ बनाया था, ठीक है, ट्राइंगल ए ओ बी को कंपेयर करना है और ए ओ सी को कंपेयर करना है। ट्राइंगल ए ओ बी को कंपेयर करेंगे, ये कंपेयर का साइन ट्राइंगल ए ओ सी के साथ। तो ए बी देखें, ए बी दोनों में कंपेयर करने से पता चल जाएगा हमें कॉन्ग्रुएंट है, और ये हमें दिया हुआ भी था कि ए सी के कॉन्ग्रुएंट है, तो ये गिवन में लिख लीजिए। अच्छा ए ओ इस ट्राइंगल के साथ भी है, ए ओ इस ट्राइंगल के साथ भी है, यानी कॉमन हो गया। अच्छा ए ओ कॉमन हो गया। अच्छा यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 2 निकाला था ना पीछे हमने, ये कॉन्ग्रुएंट था, ठीक है, और ये हम पीछे प्रूफ कर चुके हैं, प्रूफ्ड, ये मैं यहाँ लिखूंगा प्रूफ्ड अबव, हमने पीछे से प्रूफ करा था और बताया भी था कि जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट आते हैं तो इनके एंगल भी कॉन्ग्रुएंट आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये कॉन्ग्रुएंट आ गया, तो यहाँ पर ये हमें पता चल रहा है कि हमारे पास जो ये ट्राइंगल ए ओ बी है सिंपल कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए ओ सी के, ठीक है। तो ये बाय, और ये किससे पता चल रहा है कॉन्ग्रुएंट है, बाय एस ए एस से, सॉरी ए एस ए नहीं एस ए एस, ठीक है, एस ए एस पोस्टुलेटेड इस पे लग रहा है, ठीक है, पोस्टुलेट, तो एस ए एस पोस्टुलेट इस पे लग गया। तो जिस तरह से हमारे पास ये सिंपल चीजें कॉन्ग्रुएंट आई, इसी तरह से हमारे पास और चीजें भी इसी ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंट आ रही हैं। अब वो कौन कौन सी चीजें हैं वो लिखते हैं। देखिए ये बी ओ
BO, देखें अपोजिट, जब अपोजिट एंगल बराबर है, अपोजिट साइड्स बराबर आएंगी ना, यानी जब एक ट्रायंगल दूसरे के कॉन्ग्रुएंट आ गया है तो यानी जितनी भी अपोजिट चीजें हैं, चाहे वो अपोजिट एंगल और अपोजिट साइड बराबर आएगा, तो BO, ठीक है, BO कॉन्ग्रुएंट आएगा CO के, या OC लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये अपोजिट है। इसी तरह से आपके पास जो एंगल, यहां मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं इसे, इसी तरह से जो आपके पास एंगल O इधर बनेगा, अपोजिट एंगल इधर के, यानी ये 4 और ये 3, जो एंगल 3 यहां बनेगा उसके अपोजिट 4 बनेगा, तो ये भी आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो इधर हमने ऐसे लिखना पड़ेगा कि एंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट एंगल AOC, ठीक है, AOB यानी जो एंगल यहां बन रहा है, और AOC थोड़ा सा नीचे कर देता हूं, AOC थोड़ा सा नीचे कर, AOC जो कि एंगल यहां बन रहा है, ठीक है, ये आपस में क्या आ गए, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट आ गए। तो इस चीज को मैं यहां लिख देता हूं, इस चीज को मुझे जरूरत पड़ेगी, ये जो मैंने ये कॉन्ग्रुएंसी की चीज लिखी है, अब एंगल मिटा देता हूं, एंगल की जरूरत नहीं है, एंगल लिख लिया ना। चले अब इसके आगे से जो है ना यहां करेंगे, AOB कॉन्ग्रुएंट आ रहा है AOC के, ठीक है, बस सिंपल है कि अगर कॉन्ग्रुएंसी लग गई है दो ट्रायंगल पे तो तमाम अपोजिट चीजें बराबर आने लग जाएंगी, ठीक है। चलें इसे रिमूव करके आगे करते हैं। तो जहां तक मैंने आपको लिखवाया है वो आपने बारी बारी उतार लेना है, आपने नहीं मिटाना है, मेरे पास जगह कम है इसलिए मिटा मिटा के कर रहा हूँ, ठीक है, आपने बस उतार के रखना है अपने पास। अब देखें यहाँ पर हमारे पास आपको एक बात पता होगी कि एंगल AOB जो है वो आपके पास ऐड हो जाएगा एंगल AOC में, जैसे पीछे हमने किया था। अब कैसे कि ये जो है वो लीनियर पेयर के मुताबिक ऐड होगा। अब लीनियर पेयर क्या कहता है ये बताता हूं आपको। देखिए लीनियर पेयर आपको ये कहता है कि जब भी आपके पास एक स्ट्रेट लाइन हो ना और उसके ऊपर कोई एंगल बन रहे हो, वो भी दो एंगल, तो इसका मतलब ये है कि अगर उन दोनों एंगल को आप ऐड करेंगे तो वो 180 के बराबर होंगे। यानी ये एंगल AOB जो बन रहा है, ABO यानी ये वाला O एंगल, और एंगल AOC जो बन रहा है यानी ये दूसरा वाला एंगल, एक एंगल 3 है और एंगल 4 है, तो दोनों को OO से ही शो किया जाएगा, यहाँ अलग अलग 3 4 नहीं लिखा जा सकता। तो अगर इन दोनों को ऐड करेंगे ना तो 180 के बराबर होगा अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर, ठीक है। अच्छा पीछे हम ये बात पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जो ये एंगल AOC है ये एंगल AOB के बराबर है, तो AOC की जगह AOB लिख सकता हूं मैं, कोई मसला नहीं है जी, सर आप जरूर लिख सकते हैं क्योंकि वो तो बराबर है ना आपस में। तो AOB लिख दिया मैंने, 180 आ गया। तो ये आपस में क्या हो रहे हैं, ये यहाँ पर आपस में हो जाएंगे ऐड, तो ये हो जाएगा 2 एंगल AOB और 180। अच्छा ये 2 यहाँ हो रहा है मल्टीप्लाई, वहाँ जगह हो जाएगा डिवाइड, तो AOB को डिवाइड कर दिया 180 से, तो मेरे पास आ गया AOB जो है मेरे पास आ गया 90। तो ये हमारे पास 90 आ गया और ये बात प्रूफ हो गई हमारे पास कि ये जो लाइन है ना, ये जो AD लाइन है इसने इसे परपेंडिकुलरली कट किया है। AD लाइन को ही प्रूफ करना था ना कि AD इज द राइट बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर यानी 90 पे कट करे और बराबर बराबर कट करे। तो एक बात तो ये प्रूफ कर दी हमने पीछे कि ये AO और CO बराबर हैं, यानी आधा आधा कट किया है बाइसेक्टर ने, और साथ ही साथ 90 90 भी प्रूफ करना था। तो देखें ये O जो है वो 90 पर आ गया है और अपोजिट एंगल भी 90 का होगा, तो यानी ये हमारे पास बिल्कुल सही है। अब हमने बस इसमें स्टेटमेंट लिखनी है, स्टेटमेंट में यहाँ पर आपको छोटा करके लिखवा देता हूँ, ठीक है। स्टेटमेंट लिखनी है कि हमने कैसे इसे प्रूफ किया। तो यहाँ पर आप लिखेंगे हमने ये बात प्रूफ कर दी है कि AB जो है हमारे पास ये परपेंडिकुलर है BC के, ठीक है। AB ये AB जो है हमारे पास ये AC, ठीक है, ये AC लिखेंगे हम, बल्कि AD है, ये AD जो है हमारे पास परपेंडिकुलर है BC के, ठीक है। और आगे लिखेंगे एंड, असल में यहाँ थोड़ा हाथ नहीं आ पाता ना तो इसलिए राइटिंग थोड़ी ख़राब हो जाती है। एंड AD जो है हमारे पास, AD जो है वो बाइसेक्ट है, बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट यानी बराबर हिस्सों में काट रहा है, ठीक है, हमने प्रूफ कर लिया। और आगे जो है हमने लिखना है BCAD इज द परपेंडिकुलर ऑफ BC, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बस ये लिख देना है यहाँ से कि AD परपेंडिकुलर एंड AD परपेंडिकुलर BC, ये प्रूफ हो गया इससे कि ये 90 का एंगल बना रहा है, राइट एंगल, ठीक है।
एंड AD बाइसेक्ट्स। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ प्रूफ हो रहा है। उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको समझ में आ गई होगी बात, कुछ ऐसा नहीं होगा जो समझ नहीं आ रहा होगा। और साथ ही साथ ये भी लिख लीजिएगा कि BCIEAD इज द, चलें यहाँ से यहाँ लिख देता हूँ, इज द परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर आ गया, PERPEN परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर हमने प्रूफ कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं 90 भी आ गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कुछ ऐसा नहीं होगा जो समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, अगर कुछ नहीं आया हो तो पूछ लीजिएगा। अब अगला सवाल करते हैं। LAR, ठीक है, परपेंडिकुलर। तो अगला सवाल करते हैं, इसका वो सॉल्व करते हैं। वो थोड़ा आसान है, बस समझने वाला है। ठीक है, देखें स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर आपके पास 3 है वो क्वेश्चन नंबर 1, 2 से भी ज्यादा जो है वो थ्योरेटिकल है और समझने वाला है। नहीं समझा तो आंसर नहीं निकलेगा। ठीक है, अगर समझ नहीं पाए तो आंसर नहीं निकलेगा। चलें, मैं इंशाल्लाह पूरी उम्मीद रखूंगा कि आपको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं। स्क्वायर बनाना है हमें, इन्होंने स्क्वायर बनाने का कहा है। ठीक है, अच्छा, स्क्वायर की 4 साइड दी गई हैं, तो उन 4 साइड्स के नाम दे देते हैं हम। P Q, आपने देखा होगा अक्सर मैं चीज़ें बना लेता हूँ उसके बाद समझाता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी इसी तरह से समझता हूँ इन चीज़ों को, और समझा है मैंने अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि PQR एक स्क्वायर है, इज अ स्क्वायर। आप देख सकते हैं स्क्वायर बना हुआ, चारों साइड सेम बनाइए। ठीक है, X, Y and Z आर द मिड पॉइंट ऑफ PQ, QR एंड RS रिस्पेक्टली। रिस्पेक्टली का मतलब मैंने आपको बताया था कि पहले वाले के साथ पहली वाली चीज़, यानी पहला वाला क्या है, PQ है ना, तो PQ के साथ X लेंगे। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं हमें कि आपके पास जो PQ है ना, PQ यानी ये X जो है ना, X जो दिया है आपको, ये मिड पॉइंट है PQ का। रिस्पेक्टली का मतलब होता है पहले वाले के साथ पहली वाली चीज़ है, तो ये X आ गया हमारे पास। नेक्स्ट में कहते हैं कि Y जो है वो मिड पॉइंट है QR का, तो कोई मसला नहीं, हम ले लेते हैं Y को मिड पॉइंट। और नेक्स्ट में कहता है कि RS जो है, यानी ये RS मिड पॉइंट है Z का, ये Z का मिड पॉइंट। मिड पॉइंट यानी बराबर हिस्सों में काटा है, S Z की साइड निकालेंगे तो Z R के बराबर ही आएगी। ठीक है, बहुत बार करा चुका हूँ ये पीछे आपको ये चीज़ है। अब बनाना है हमने अपने ट्राइंगल। तो इन्होंने कहा है यहाँ पर कि पहले तो हम यहाँ पर, इन्होंने सवाल पूरा करता हूँ। इन्होंने कहा है कि प्रूव दैट ट्राइंगल PXY कॉन्ग्रुएंट है SZY के। तो बहुत आसान है, ट्राइंगल बना लीजिए, इसको ड्रॉ कर दीजिए इधर लाकर मिड पॉइंट पर। ठीक है, और इसको यहाँ जोड़ दीजिए। देखिए ट्राइंगल बन गया ना, 3 एंगल बन रहे हैं, एक एंगल ये रहा, एक एंगल ये रहा, दूसरा एंगल ये रहा, ट्राइंगल बन गया। ठीक है, अच्छा, तीसरा ट्राइंगल कहाँ है हमारा? तीसरा ट्राइंगल है हमारे पास SZY। तो तीसरा ट्राइंगल ये बन गया हमारे पास। ये S को Z से, S को Y को जोड़ दिया, और फिर इसको इससे जोड़ दिया, और फिर इसको इससे मिला दिया। तो देखें 2 ट्राइंगल बन गए, एक ये रहा, एक ये रहा। ठीक है, तो आपने क्या प्रूफ करना है, यहाँ लिख देता हूँ मैं। तो चले यहाँ मैं लिख देता हूँ आपके पास। सबसे पहले तो गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है? गिवन ये है कि हमारे पास PX जो है ना, ये PX मिड पॉइंट है हमारे पास किसका? SZ का। यानी ये PX और SZ आपस में बराबर हैं, क्योंकि दोनों मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट कहा था ना, कि कहा था PX मिड पॉइंट है और SZ भी मिड पॉइंट है। ठीक है, चलो प्रूफ क्या करना है हमने, बहुत आसान है ये। थोड़ा सा प्रूफ करना है हमें कि ट्राइंगल PXY जो है ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल SZX के। Y आएगा यहाँ, X नहीं है। देखें SZY ये ट्राइंगल हो गया, SZY ये एक ट्राइंगल हो गया, और PXY ये एक ट्राइंगल हो गया। चलें, स्टेटमेंट लिख के, रीज़न लिख के इसको कराते हैं स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट्स हो गया और ये रीज़न हो गया, REASON। ठीक है, रीज़न हो गया। चले, सबसे पहले तो हमें जो चीज़ दी हुई है वही लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने इन दोनों ट्राइंगल को कंपेयर करना है ना,
तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा ट्राइंगल पी एक्स वाई कंपेयर होगा ट्राइंगल एस जेड वाई से, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं जो दिया हुआ था पी एक्स, सबसे पहला पॉइंट पी एक्स जो है ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंट था एस जेड के, ये गिवन ही था तो गिवन लिखते थे, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास एक्स वाई आ गया, यानी एक्स और ये वाई, एक्स वाई का एक्स, ये देखें ये भी मिड पॉइंट है और जेड भी मिड पॉइंट है, तो जो डिस्टेंस एक्स से लेकर वाई का होगा वही डिस्टेंस वाई जेड का लेकर वाई का भी होगा। यानी अगर एक्स से लेकर जेड तक का डिस्टेंस निकाले ना, क्योंकि मिड पॉइंट है ना, तो वही डिस्टेंस जो है हमारे पास जेड से लेकर वाई तक का भी होगा, क्योंकि वाई भी मिड पॉइंट है, ठीक है। तो दोनों सेम आएगा मिड पॉइंट होने की वजह से, ये तीनों पॉइंट आपस में मिड पॉइंट है, तो तीनों का डिस्टेंस भी सेम रहेगा, ठीक है। ये भी हमें गिवन दे दिया था इन्होंने, लेकिन हमें जो है ये समझना था कि ये गिवन है या नहीं है, ठीक है। तो एक्स वाई और जेड वाई, या वाई जेड लिख लीजिए, कोई मसला नहीं है, ये गिवन हो गया। अच्छा, तो अगला जो है हमारे पास, अगला क्या लिखा हुआ है हमारे पास, पी वाई और एस वाई। अब देखें जो डिस्टेंस P से लेकर Y तक का होगा, क्योंकि P भी एक कोने पे बना हुआ है, Y मिड पॉइंट है, जो डिस्टेंस S का होगा S भी जो है वो साइड पे बना हुआ है और एक जो Y मिड पॉइंट है, तो यहां से लेकर यहां तक का और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस भी सेम आएगा, क्योंकि Y मिड पॉइंट है। तो ये भी गिवन था हमें, ठीक है, बस हमें देखना था। चलें, अब हमारे पास तीन साइड आ गई बराबर, तो यानी ये जो ट्राइंगल पी एक्स वाई था ये कॉन्ग्रुएंट आ गया ट्राइंगल एस जेड वाई के, और किस तरह से, एस से एस पोस्टुलेटेड लग गया इस पे, पोस्टुलेट एल ए, पोस्टुलेट एल ए टी, ठीक है। पोस्टुलेट हम पे इस पे अप्लाई कर दिया तो हमारे पास ये बराबर आ गया। देखिए मैं फिर एक बार बताता हूँ, आप कहीं कंफ्यूज ना हो रहे हो इस चीज को लेकर। देखिए ये तो आपको पता था पी एक्स और एस जेड मिड पॉइंट थे, पी से लेकर एक्स मिड पॉइंट था, और ये स्क्वायर है, स्क्वायर में आपको पता है चारों साइड्स बराबर होती है ना, तो जो डिस्टेंस पी एक्स का रहेगा वही एस जेड का भी रहेगा। अब इसी तरह से ये एक्स भी मिड पॉइंट है, वाई भी मिड पॉइंट है, जेड भी मिड पॉइंट है, तो एक्स से लेकर वाई तक का डिस्टेंस निकालो या जेड से लेकर एक्स तक का, तो भी सेम ही रहेगा, ये भी हमें गिवन ही था, मिड पॉइंट कह दिया था। अच्छा, अब आ जाते हैं कि इस साइड से लेकर ये मिड पॉइंट है और ये वाला जो एंगल है इससे लेकर ये मिड पॉइंट है, तो P से लेकर Y भी मिड पॉइंट है, Z S से लेकर Y भी मिड पॉइंट है, यानी दोनों का सेम आना था एंगल, साइड सेम आनी थी, तो इस तरह ये लग रहा था इसके ऊपर ये पोस्टुलेट। तो यहाँ पर मैंने आपको तीनों सवालात करा दिए, थ्योरम भी तीनों के लिखवा दिए, बहुत ज़्यादा जो एक्सप्लेन भी कर दिया। तो अगर आप ग्रुप में ऐड होना चाहें तो हो सकते हैं, 500 फीस है और इसमें नोट्स भी हैं, लेक्चर भी है और बुक का PDF, टेस्ट और इम्पोर्टेंट MCQs और गैस पेपर, मॉडल पेपर, तमाम ही चीज़ें हैं इसमें, सही है। और लेक्चर भी हैं, ठीक है, लेक्चर्स भी मिलेंगे और टेस्ट जो होंगे ना वो भी फिर ऑनलाइन लिया करेंगे हम लोग। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ जाएगा, कुछ ऐसा नहीं होगा जो समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। अगर नहीं आया तो पूछ लीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दे दिया है स्क्रीन पर। तो हमने जो है वो 9.3 कर ली है, 9.4 इंशाल्लाह कल या परसों में कर कंप्लीट करते हैं इस चैप्टर को। उसके बाद चैप्टर 10 शुरू करते हैं, तो ये चैप्टर भी एक हफ्ते में अल्लाह के फजलो करम से हमारा हो गया, ठीक है, एक हफ्ते में मैंने इसे करवा दिया। और नोट्स में बता दूं यहाँ पर कौन कौन से बन गए हैं, इंग्लिश के बन गए हैं, उर्दू के बन गए हैं, और ये तमाम नई बुक के नोट्स हैं, ठीक है। और इस्लामियत के भी नई बुक के बन गए हैं और फिजिक्स की भी नई बुक के बन गए हैं। हर नोट्स की फीस हमने 100 रुपीज़ रखी है, ठीक है। लेकिन अगर आप जो है वो 3 नोट्स लेते हैं ना तो फिर ये उर्दू फ्री मिल जाएगी आपको, ठीक है, 300 में मिल जाएंगे तीनों चारों। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी, कुछ ऐसा नहीं होगा जो समझ नहीं आया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिएगा। आखिर में कहूँगा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।